अध्याय 4 गायक। अगले दिन तन जियानगो मुझे स्कूल ले गया। रास्ते में हम दोनों चुप थे। कार में माहौल बेहद शांत था। मैंने कार की खिड़की पर अपना सिर दबाया और सोचा कि क्या कल रात जो हुआ वह एक भ्रम था। जब उसे पता चला कि यह मेरा पहली बार है तो टोन जियानगो के चेहरे पर बहुत अजीब अभिव्यक्ति थी, लेकिन मैं उसके चेहरे पर खुशी का एक निशान भी नहीं पढ़ सका। जब तक वह सोने नहीं गया उसने मुश्किल से एक शब्द भी कहा, बस चुपचाप कुछ सिगरेट पी ली। बान ड्यू ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन वास्तव में मैं एक अच्छा पुरुष या महिला नहीं हूँ। स्नातक होने के बाद मैंने लगातार 2 वर्षों तक एक होटल में काम किया। मैं हर दिन होटल के अंदर और बाहर आने जाने वाले कई लोगों से मिलता था और मुझे पुरुषों और महिलाओं के बारे में बहुत कुछ समझ में आता था, अतीत में कुछ पीछा करने वाला। आम तौर पर मैं हमेशा उनसे दूरी बनाए रखता हूँ। कभी कभी बाहर खाना खाने जाना ऊपरी सीमा होती है। वे सोचते हैं कि मैं बहुत गंभीर और अहंकारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं रूढ़िवादी हूँ। बात यह है कि मैं खुद को जाने देने लायक किसी से नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं पहली बार को एक दिन के उद्देश्य के लिए रखता हूँ। एक दिन मैं इसे उस आदमी को दे दूंगा जिसके लिए मैं स्वेच्छा से काम करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं कार के दरवाजे पर हंस पड़ा। इस दुनिया में रियरव्यू मिरर में अभी भी वह परिचित चेहरा है। मुझे आश्चर्य है कि उसने मुझे क्या देखा। ऐसा लग रहा था कि तन जियानगो मेरी ओर देख रहा है, लेकिन मैंने पीछे मुड़ने की जहमत नहीं उठाई। कार स्कूल के गेट के सामने रुकी। सुंदर और परिष्कृत स्कूल का गेट अपरिवर्तित रहा और मैं रातों रात एक लड़की से एक महिला में बदल गई। हम यहाँ हैं। बिना एक शब्द कहे मैंने कार का दरवाजा खोला। उसने मुझे बुलाया। मैंने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगा। ट्रियू माई, मुझे तुम्हें कुछ स्पष्ट रूप से बताना है। तन जियानगो ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें आगे की सड़क पर थीं। कहो, वह एक पल के लिए झिझका, मानो अपने शब्दों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला। यदि आप सहमत हैं, मेरा अनुसरण करो। मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा। मैं शादी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं इस जीवन में शादी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह संतोषजनक नहीं है तो चलो यहीं रुकें। मेरे आत्मसम्मान पर गहरा आघात हुआ। मैं एक पल के लिए चुप रही और फिर उससे पूछा, तुम मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा पहली बार था। मैं नहीं चाहता कि तुम पछताओ। तन जियानगो मेरे गाल को चूमने के लिए आगे की ओर झुकी। मैंने उससे बचने के लिए अपना सिर झुका लिया और ठंडी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। आपने पहले कुछ क्यों नहीं कहा, ताकि अब आप ऐसा व्यवहार कर सकें जैसे आपने अपना विवेक खोज लिया है? क्या आपको पीछा किए जाने का डर नहीं है? लोग कहते हैं कि इश्कबाज लोग जो खेलने के लिए बाहर जाते हैं वे कुंवारी लड़कियों को बिल्कुल नहीं छूते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे उनसे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। लेकिन पता चला कि वह भी उनमें से एक है। एक उपपत्नी है जिसके पास विचार हैं। सभी स्वैच्छिक हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे लिपट जाऊंगी, रोऊंगी और आपसे जिम्मेदारी लेने के लिए कहूंगी या हर जगह मुझे बताऊंगी कि आपने कुछ अन्य लड़कियों की तरह मुझे धोखा दिया है, तो आपने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है। अगर मुझे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तब भी मैं पीड़ित की शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने देखने के लिए अपना बटुआ निकाला। अंदर केवल 20 अमेरिकी डॉलर का नोट और कुछ सिक्के थे। आपको स्पष्ट करने के लिए बड़े भाई, मैंने उसके चेहरे पर पैसे फेंकते हुए कहा, मिस्टर टन, यह मत सोचिए कि आपने मुझे जीत लिया क्योंकि आप में दूसरों की तुलना में अधिक आकर्षण है। मैं आपको बताता हूँ,
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इच्छुक हूँ और यहाँ तक कि आया भी नहीं हूँ। दरवाजा अभी बाकी है। मैं तुमसे दूर रहने के लिए भी कहता हूँ। तन जियानगो ने मुझे घूर कर देखा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपना बटुआ पकड़ा और उसे उल्टा कर दिया ताकि सारे सिक्के उस पर गिर जाएं। तन जियानगो बेहद आश्चर्यचकित दिखे। तुम्हारा मतलब क्या है? मजदूरी के लिए तुमने कल रात कड़ी मेहनत की। भले ही यह थोड़ा छोटा था, मुझे दोष मत दो। बोलना समाप्त करने के बाद मैंने कार का दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से स्कूल में चला गया। जब मैं व्याख्यान कक्ष में पहुंचा और बैठ गया तो मुझे पता चला कि मेरा दाहिना हाथ कांप रहा था। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, मैं शांत नहीं हो सका। इस समय मुझे अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं प्रतिक्रिया करने में धीमा हूँ। मेरी मानसिक प्रतिक्रियाएं हमेशा दूसरों की तुलना में धीमी होती हैं। मैं डेस्क पर लेट जाता हूँ। शिक्षक का व्याख्यान मेरे कानों तक नहीं पहुँचा। स्कूल के बाद मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा, इसलिए मुझे भूखे पेट घर जाना पड़ा। स्कूल के गेट से कुछ ही दूरी पर मैंने अचानक अपने पीछे एक तेज कार के हॉर्न की आवाज सुनी। मैंने देखा कि यह अभी भी एक काली BMW कार थी, जिसके अंदर टोन जियानगो बैठी थी। मैंने न देखने का नाटक करते हुए अपनी कार घुमा दी सिर और सीधे आगे बढ़ गया। उसकी कार मेरे पास आई। उसने अपना सिर बाहर निकाला और मुस्कुराया। कार में बैठो, बेबी। मुस्कुराया, जोर जोर से हॉर्न बजाता रहा। हॉर्न बिना रुके एक सैन्य संकेत की तरह बज रहा था, जिससे राहगीरों की सारी निगाहें मुझ पर केंद्रित हो गईं। मैं शर्मा गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए मैंने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया कार। फिर मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? तन जियानगो ने मासूम होने का नाटक किया और अपनी आंखें चौड़ी कीं। मुझे तुम्हारी याद आती है, बेबी। मैंने उससे बात किए बिना अपना चेहरा इस ओर घुमाया। जैसे ही कार लुढ़की, मुझे एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैं कारण जानने के लिए पीछे मुड़ा और पाया कि उसकी कार की पिछली खिड़की टूट गई थी और शीशा फट गया था। वहां एक बहुत बड़ा छेद था। हवा को रोकने के लिए वहां प्लास्टिक का एक टुकड़ा डाला गया था। क्या हुआ? मुझे अचानक उस पर दया आ गई। हम दोनों के बीच की अप्रिय बात भूल गई। वह अंदर आया था स्कूल, लेकिन मेरा बैग बाहर कार में छूट गया। इसे चुरा लिया। निंदनीय। मुझे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। ट्रियो माई, इतनी क्रूर मत बनो। ठीक है, टोन जियानगो ने उदास स्वर में कहा। देखो, मुझे बस तुम्हारी याद आती थी और मुझे डर था कि तुम्हारे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं होंगे। क्या आपके पास कार ठीक करने का समय नहीं है? क्या आप चिंता करना बंद कर सकते हैं? मैं गलत हूँ। क्या आप अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं? मैं स्वर्ग से नहीं डरता। मैं पृथ्वी से नहीं डरता। मैं तुम्हारे जैसे आदमी से सबसे ज्यादा डरता हूँ। यह व्यक्ति मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है और अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को जानता है। उसकी धीरे से सहलाने और जाने देने की चाल का विरोध करना किसी भी महिला के लिए कठिन है। मैंने कुछ देर सोचा और अचानक रोना चाहा। मुझे लगा जैसे मैं रसातल में डूब रहा हूँ। मुझे शुरू से ही आपके साथ स्पष्ट सीमाएं नहीं बनाने का अफसोस है। आप और मैं एक ही स्तर पर नहीं हैं। मैं आपसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? चलो इस सप्ताह के अंत में बाहर चलते हैं। मैं तुम्हें कैसीनो में ले जाऊंगा। तन जियानगो ने गाड़ी चलाते समय पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं इस सप्ताह के अंत में पियानो का अभ्यास करने में व्यस्त हूँ। वैसे भी आपको थोड़ा आत्मसम्मान रखना होगा। आप मुझे नहीं बता सकते कि मैंने ऐसा क्यों सुना। आप सप्ताह के दिनों में क्या करते हैं? मैंने तुमसे कहा था, सप्ताहांत पर जिम आधी कीमत पर है। तन जियानगो ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह खोला। उसका स्वर चिढ़ाने वाला लग रहा था। अभी मैं व्याख्यान कक्ष के बाहर खड़ा होकर तुम्हें पढ़ते हुए देख रहा था।
भाषा कक्षा में तुम सचमुच गंभीर लग रहे थे। तुम सचमुच हो एक छात्र। अच्छा होना अलग बात है। मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने का नाटक किया। ट्रियो माई, चलो कुछ चर्चा करते हैं। तन जियानगो ने सड़क के किनारे कार रोकी और मेरे साथ बातचीत करने लगी। मैंने नीना को पहले ही बता दिया था। आप सप्ताह में 2 बार पियानो का अभ्यास करने के लिए उसके स्थान पर जाएं। शर्त यह है कि आप मेरे साथ बाहर जाएं सप्ताहांत। आप इस लेन देन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मैं लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। नीना टनजियानगो के घर की बूढ़ी महिला है। उसके द्वारा पढ़ाना इतना आनंददायक था कि मैंने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। यह कैसे हुआ? टनजियानगो ने पूछा। क्या आपने नहीं कहा कि उसे दी जाने वाली ट्यूशन फीस बहुत महंगी थी? मेरे बटुए के बारे में। मैं अपने कम पैसों से भुगतान नहीं कर सकता। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझे यह बताना होगा कि आप जानते हैं या नहीं। आप जानते हैं कि मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं उस नज़र पर। अपने दिल में मैंने चुपचाप उसे कोसा, लेकिन चमकदार सफेद दांतों और चमकती काली आंखों के साथ उसके उज्ज्वल मुस्कुराते चेहरे को देखकर मैं केवल आह भर सका और स्वीकार कर सका, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि टनजियानगो मुझे चूमना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा दुखी चेहरा देखा तो वह तुरंत मुड़ा और कार का इंजन चालू कर दिया। जैसे ही कार की गति बढ़ी, पीछे से तेज धमाके की आवाज आई। फिर भी टनजियानगो शांत रहा, जैसे कि उसने सुना ही न हो। मैंने अपना सिर घुमाया और पाया कि प्लास्टिक का कपड़ा छेद के माध्यम से हवा के प्रवाह द्वारा बाहर की ओर खींचा जा रहा था। यह एक कार की छत पर मशरूम की तरह लग रहा था। विपरीत दिशा में जा रही कारों में ड्राइवर को आश्चर्य से हांफते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। एक क्षण बाद हमारी कार के सामने अचानक एक सायरन बज उठा। टनजियानगो की कार के ठीक सामने एक पुलिस कार खड़ी थी। सड़क के किनारे रुके एक मोटा पुलिसवाला पास आया। उसने उत्सुक स्वर में पूछा, क्या हो रहा है? क्या स्पोर्ट्स कारों को भी छतरियों की जरूरत है? पुलिस वाले की बातें सुनकर मैं हंसा और कुर्सी पर बैठ गया। सारी उदासी गायब हो गई। इस पुलिस अधिकारी में वास्तव में हास्य की भावना है। कुछ दिनों बाद जब मैंने आंद्रे को कहानी सुनाई तो वह भी जोर से हंसा। चीनी लोगों में वास्तव में चुटकुले सुनाने की प्राकृतिक प्रतिभा होती है। आंद्रे ने कहा कि पुलिस में शामिल होने के पहले दिन उन्हें चीनी गैंगस्टरों द्वारा सड़क पर पीछा करने और हत्या का सामना करना पड़ा था। उस समय सामने एक वोल्वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी। एक मर्सिडीज तेजी से उनका पीछा कर रही थी। गोलीबारी हो रही थी, बहरा कर देने वाला। ओडेसा के लोग भयभीत हो गए और दोनों तरफ चले गए। कई पुलिस कारों ने तुरंत ऊपर उल्लिखित दोनों कारों का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस की सभी कारें लाड़ा हैं। वे वोल्वो और मर्सिडीज के साथ कैसे रह सकती हैं? इसलिए दोनों गैंगस्टरों की कारें तेजी से सड़क पर गायब हो गईं। उस समय मैं वहां खाली खड़ा होकर देख रहा था। मुझे लगा कि हॉलीवुड कोई एक्शन फिल्म फिल्मा रहा है, इसलिए मैंने देखने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की। गोलियां चलीं। मुझे महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल डर गया। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मौत से बच गया हूं। हालांकि काफी समय बीत चुका है, फिर भी उस घटना का जिक्र करते हुए आंद्रे को डर लगता है। तुम सचमुच मूर्ख हो, मैंने उसे चिढ़ाया। आंद्रे को यकीन नहीं हुआ। उस भावना को समझने के लिए आपको इसका अनुभव करना होगा। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। आंद्रे के सामने मैं हमेशा बहुत सहज रहती हूँ। उसके गुस्से से कभी नहीं डरती। आंद्रे वास्तव में मेरी बात का बुरा नहीं मानते। आज तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? मैं एक पल के लिए चुप हो गई, न जाने कैसे उसे उत्तर देने के लिए।
मैंने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि मैं आंद्रे से टोन जियानगो को डेट कर रही थी। हालांकि वह निराश था, उसने इसे बाहर से नहीं दिखाया और साथ ही उसने मुझसे दूरी बनाकर काम नहीं किया। दरअसल मैं खुद भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि टन जियानगो और मैं इस हद तक क्यों पहुँच गए हैं। एक पल के लिए झिझकते हुए मैंने अपना मुंह खोला। उसका अपना काम है, उसे यह सब पसंद नहीं है। समय। आंद्रे ने अविश्वास से कंधे उचकाए। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? यह एक और सवाल है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। प्रेम में धैर्य रखना है, प्रेम में उदार होना है, प्रेम में ईर्ष्या न करना है, प्रेम में जीवन भर सहनशील रहना है। इतनी सारी जटिल बातें। क्या मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ? जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम मुझे हमेशा खुश करते हो। जब मैं तुमसे दूर होता हूँ तो मैं हमेशा दुखी चीजों के बारे में सोचता हूँ। मेरा दिल कभी एक तार की तरह तनावग्रस्त होता है, कभी आराम से, कभी ठंडा और कभी गर्म। बस इसी तरह मुझे यकीन है कि मुझे जल्द ही दिल का दौरा पड़ेगा। हालांकि मैं एक बात के बारे में आश्वस्त हूँ। मेरे लिए उसका प्यार कोई सौम्य और गर्म प्यार नहीं है। माई, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ। बहुत सी चीजें हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आंद्रे को स्पष्ट रूप से कुछ कहना था लेकिन वह झिझक रहे थे। मुझे बेकार महसूस हुआ, उतना ही असहज। आंद्रे, हो सकता है कि आपके मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह हो। यह पूर्वाग्रह नहीं है। खैर, मैं अब और नहीं कहूँगा, आप बाद में समझ जाएंगे। लेकिन अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप ध्यान से सोचें। मैं वास्तव में बहुत अधिक सोचना नहीं चाहता। मुझे थका हुआ महसूस हुआ। यह पहली बार है जब मैं किसी आदमी के साथ गंभीर हूँ। मैं नहीं जानता कि पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपका ज्ञान केवल मुझ पर लागू होता है। अंत में वह इसे रोक नहीं सका। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से में था। मुझे क्षमा करें, आंद्रे, मुझे वास्तव में खेद है। मैंने हमेशा उसे धमकाया, अपना दुख व्यक्त करने के लिए उसे कूड़ादान समझा, लेकिन उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। मुझे खेद है। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली और आंद्रे से माफी मांगी। आंद्रे ने आह भरी। 10 बज गए हैं। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। घर में रोशनी देखी सुबह में मैं चौंक गया, लेकिन तारीख बताने के बाद मैं तुरंत शांत हो गया। बनड्यू 10 दिनों से अधिक समय से यात्रा कर रहा था, इसलिए वह वापस आ गई होगी। और निश्चित रूप से ड्यू दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसका बहुत अंधेरा हो गया है लेकिन उसका मूड बहुत अच्छा है। उसके लंबे बाल उसके कंधों से नीचे गिर रहे थे। यह देखा जा सकता था कि उसकी यात्रा काफी मजेदार थी। क्या आप वापस आ गए? ड्यू ने मेरे पीछे देखा। मैंने अभी खिड़की से झांक कर देखा। वह आदमी कौन है जो खोलता है तुम्हारे दिल का दरवाजा? मुझे चौंक जाने की आदत है। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती। बकवास मत करो, बस एक दोस्त। ड्यू मुस्कुराया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या वह आदमी सिर्फ एक मधुमक्खी नहीं है? मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बाथरूम में छिप गया और गर्म पानी चालू कर दिया। मैंने खुद को सांत्वना दी। ड्यू और टन जियानगो बहुत समय पहले टूट गए। मुझे तुम्हारे प्रेमी को चुराने की जरूरत नहीं थी। जब मेरा मन शांत हो गया तो मैंने अपना पजामा पहन लिया और बाहर चला गया। ड्यू सोफे पर बैठकर सेब खा रहा था और उसने मुझसे कहा, जल्दी से यहाँ आओ और मुझे रिपोर्ट करो। कुछ दिनों से घर नहीं आए, क्या कर रहे हो? एक पल के लिए झिझकते हुए मैंने ड्यू से पूछा। ड्यू, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि वह शादी नहीं करना चाहता है तो इसका क्या मतलब है? ड्यू बहुत संवेदनशील है। यह सवाल सुनकर उसने ध्यान से देखा। उस मधुमक्खी वाले ने ऐसा कहा था। फिर आप अभी भी उसके साथ यौन संबंध क्यों बना रहे हैं? बस इसे पार्क से बाहर निकाल दे।
मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरे दिल पर मानो चाकू से वार कर दिया गया हो। क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता? ऐसा कुछ। ड्यू ने सेब चबाया और सिर हिलाया। पुरुष केवल 30 सेकंड में प्यार में पड़ जाते हैं। वे हमेशा सेक्स को प्यार से जोड़ते हैं। लेकिन शादी करना एक पूरी तरह से अलग कहानी है कि वह धीरे धीरे लड़की में रुचि खो देगा। इसलिए उससे दूरी बनाए रखना बेहतर है, वास्तव में नहीं। अगर इसका पीछा करना बहुत मुश्किल है तो वह संभवतः पीछे हट जाएगा। लड़कियां परियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपना सिर फोड़ना होगा। चट्टाने? ड्यू अचानक हंसने लगा और मुझसे पूछने लगा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा अजीब सवाल पूछ रहे हो। क्या तुम सच में उस मधुमक्खी वाले से प्यार करती हो? नहीं। मैं शर्मा गया। आंद्रे और मैं सिर्फ दोस्त हैं। यह अच्छा है। ड्यू के लिए इस तरह गलत समझना बेहतर है। मैं उससे सचमुच डरता हूँ। मैं उसकी भयंकर आंखों को नहीं भूल सकता। मैं दिन ब दिन जीना जारी रखता हूँ। राज्य न तो नमकीन है और न ही नीरस। बाहर अभी भी ठंडी सर्दी है। ड्यू अभी भी अपने प्लेबॉय जीवन को बनाए रखता है। वह अक्सर बिना किसी निशान के 5 या 3 दिनों के लिए गायब हो जाती है। हालांकि लाइसेंस प्लेट टीटीटी वाली मर्सिडीज फिर कभी सामने नहीं आई। इस दौरान मेरे और टन जियान गो के बीच रिश्ता काफी खास था। प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार के शो में वह मुझे नीना के विला तक ले जाता था और शाम के समय मुझे लेने आता था। मैं उसे केवल उन 2 दोपहरों और सप्ताहांतों में ही देख सकता हूँ। बाकी दिनों में मुझे नहीं पता होता कि वह कहाँ है या किसके साथ है। जब मैं उसे कॉल करती हूँ तो उसका सेल फोन अक्सर अनुत्तरित रहता है। मैं बहुत भ्रमित हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि क्या अन्य लोगों के बॉयफ्रेंड भी मेरी तरह ही स्थिति में हैं? जवाब ढूंढते हुए मैंने शुतुरमुर्ग बनने और जानबूझकर अपना सिर रेत में दफनाने का फैसला किया, यह दिखावा करते हुए कि वे समस्याएं मौजूद ही नहीं थी। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी पियानो है। खुशी, क्रोध, प्यार और खुशी की मेरी सभी भावनाएं पियानो की 54 कुंजियों को सौंपी जा सकती हैं। नीना आमतौर पर एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन जब वह पियानो के क्षेत्र में आई तो वह बहुत अधिक हो गई कठोर। संगीत के प्रत्येक टुकड़े के लिए वह मांग करती थी कि समय और शैली उत्तम हो। मुझे गर्व था कि मेरी बुनियादी क्षमता खराब नहीं थी, लेकिन नीना के सामने वह क्षमता एक पैसे के लायक भी नहीं थी। पहले 2 सत्रों के बाद मैं बड़ी मुश्किल से दृढ़ रह सका और मैंने टन जियान गो से कहा, मैं अब और अध्ययन नहीं करूंगा। टन जियान गो पहली बार मुझ पर क्रोधित हुईं। क्या तुम्हारे पास यही सब कुछ है? अन्य लोग केवल तुम्हारी चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें रौंद नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हो? मैंने बिना बोले अपना सिर झुका लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। टन जियान गो ने तुरंत मुझे सांत्वना दी। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। अब मत रो। मैं मुड़ गया और अपने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। चाकू कहाँ मिलेगा? क्या मैं तुम्हारी खाल उतार कर तुम्हारे दरवाजे के लिए एक डोरमैट बना सकता हूँ? मैं हंसा। यह आदमी हमेशा जानता है कि मुझे उससे नाराज कैसे करना है। नीना ने एक ट्रे उठाई और हमें कॉफी पीने और केक खाने के लिए आमंत्रित किया। उसने केक पकाया। कॉफी कप सेट नाजुक ब्रिटिश सिरेमिक है, जिसमें से अतीत की महिमा के निशान देखे जा सकते हैं। बातचीत के दौरान मैंने अक्सर नीना से कुछ सवाल पूछे जो टन जियान गो की राय में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन नीना ने हमेशा धैर्यपूर्वक मुझे उत्तर दिया। लेकिन उसने कभी खुद का जिक्र नहीं किया। मैंने लंबे समय तक सोचा, शायद कुछ लोगों ने कई घटनाओं का अनुभव किया है। मानव दुनिया के सभी कड़वे, नमकीन और मीठे स्वादों का स्वाद चखा है। इसलिए जब मैं अभ्यास कर रहा था तो बहुत सी चीजों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पियानो,
अगर वह काम में व्यस्त नहीं होता तो टन जियानगो अक्सर मेरे बगल में एक किताब पढ़ता रहता। एक बार मैं अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए मैं देखने के लिए झुक गया और परिणामस्वरूप मेरी आंखें बंद हो गई। लगभग अधिक शॉट आउट। एक राक्षसी व्यक्ति जो आपकी तरह दूर रहता है वह बाइबल पढ़ता है। मैंने किताब बंद करने के लिए अपना हाथ उठाया और गहरी सांस ली। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? आपको क्या लगता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मेरा व्यंग्यात्मक स्वर सुनकर मैंने फिर से पूछा। थोड़ी देर और फिर उत्तर दिया, हो काला जादू या लड़कियों के साथ छेड़खानी का रहस्य या कुछ और? हो काला जादू। हाउ का अर्थ है मोटे चेहरे वाला, एचएसी का अर्थ है काले दिल वाला। इसका मतलब है व्यापारी और साधारण मंदारिन दो तत्व हैं, मोटा चेहरा और काला दिल। शाम टन जियानगो ने मेरी नाक दबाई और मुस्कुराया। आप उन दो विषयों में छात्रों को स्वीकार करने के लिए एक किताब लिख सकते हैं। आपको पढ़ाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मैं उससे बात करने की परवाह किए बिना पियानो का अभ्यास जारी रखने के लिए बैठ गया। दोपहर की धूप मेरे दिल में चमक रही थी, जिससे पूरे अंतरिक्ष में धूल के छोटे छोटे कण उड़ रहे थे, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं इस गर्म वातावरण में रुक गया हूँ। अस्थायी रूप से अपनी सभी बुरी आदतों को भूलकर मुझे अचानक लगा कि अगर मैं ऐसे ही जीता रहा तो यह बुरा नहीं होगा। लेकिन जब टन जियानगो का फोन बजा तो मेरा सारा भ्रम तुरंत गायब हो गया। मैंने उसे नीना से बात करते हुए सुना। ऐसा लगा जैसे बंदरगाह पर उसके सामान को कुछ हो गया हो। अलविदा कहते समय नीना ने टोन जिया को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। सावधान रहो मेरे लड़के। टन जियानगो के पास मुझे वापस शहर ले जाने का समय नहीं था। वह सीधे कुछ दर्जन किलोमीटर दूर बंदरगाह तक चला गया। रास्ते भर उसका चेहरा भयानक रूप से शांत रहा। टन जियानगो सीमा शुल्क से मिलने गया और मैं उसका इंतजार करने के लिए बंदरगाह के बाहर एक कैफे में गया। मुझे रात के 8 बजे तक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन टन जियानगो वापस नहीं आया। उसका चेहरा बहुत भद्दा था। मैंने सूप और एक सैंडविच का ऑर्डर दिया, लेकिन उसने केवल सूप का एक घूंट लिया और फिर उसे रख दिया। क्या हुआ? मैंने घबराकर टोन जियानगो से पूछा। मेरी धारणा है कि आप हमेशा ऐसे व्यक्ति होंगे जो कुछ भी हल नहीं कर सकते। कुछ नहीं, 2 शिपमेंट जब्त कर लिए गए। उसने सिगरेट निकाली और उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। मैंने राहत की सांस ली और एक घूंट में पानी का गिलास पी लिया। मुझे लगता है कि घटना शायद उतनी गंभीर नहीं है। शहर वापस जाते समय अंधेरा था। दोनों तरफ कोई रोशनी नहीं थी, केवल 2 लेन के बीच में ओपल थे। हर बार कार की हेडलाइटें चमकती थी प्रकाश। मैं कार की सीट के सामने झुक गया और झपकी ले ली। स्तब्धता में मुझे अचानक लगा कि कार एक तरफ मुड़ गई है। मैं तुरंत जाग गया। यह स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि टन जियानगो की ड्राइविंग तकनीक हमेशा बहुत अच्छी रही है। उसने अपेक्षाकृत स्थिरता से गाड़ी चलाई। क्या आप बहुत नींद में हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने कार को सड़क के किनारे रोका और स्विच दबाकर कार के सभी दरवाजे बंद कर दिए। टन जियानगो ने दराज से एक दवा का डिब्बा निकाला। दवा के डिब्बे पर एट्रोपिन शब्द छपा हुआ था। मैं एकटक उसे दवा लेते हुए देखता रहा। सफेद गोली एक बटन जितनी बड़ी थी। बिना पानी के उसने उसे निगल लिया। शायद इसलिए क्योंकि दवा से उसके गले में जलन हो रही थी। वह झुक गया और उल्टी कर दी। लेकिन एट्रोपिन गोली के अलावा उसे किसी और चीज की उल्टी नहीं हुई। मैंने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके माथे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने रोक दिया। मुझे मत छुओ। मैंने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। टन जियानगो नीचे झुके और अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया। कार में सिर्फ उसकी उखड़ती सांसें बची थी। मैंने उसे असहाय रूप से देखा।
मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा था। 1 मिनट एक सदी की तरह बीत गया। तन जियानगो ने आखिरकार अपनी सांसें शांत कर ली। वह मुझ पर कमजोर ढंग से मुस्कुराया। डरो मत, यह ठीक है, कृपया मदद करें। मैं लाओ टियन को बुलाता हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोन से कॉल करने से पहले कई बार गलत बटन दबाया। मैंने फोन उसके कान के पास लाया। बूढ़े टियन, जल्दी से मालिक को सूचित करें, लोगों को सामान उतारने न दें। इन दिनों गोदाम। रुको, लहर की शुरुआत और हवा बीत जाएगी, फिर हम इसका पता बाद में लगाएंगे। ओल्ड टियन अभी भी कुछ कह रहा था। तन जियानगो ने फोन कार के फर्श पर गिरा दिया। उसका चेहरा बेहद दर्दनाक था। वह करा रहा था। उसके हाथ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसका माथा पसीने से भरा हुआ था। हेलो, हेलो टियूटन, तुम्हें क्या हुआ? मैंने फोन के स्पीकर से फोन उठाया और तुरंत हमारे स्थान की घोषणा की। मुझे पता है, मैं वहां ड्राइव करूंगा। कार का दरवाजा बंद करना याद रखें, बाहर न जाएं। मैं टन जियानगो की सीट को पीछे समायोजित करना चाहता हूं, ताकि वह सपाट लेट सके। टन जियानगो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत करो। बोलने के बाद उसने दरवाजे से बाहर देखा। मैंने अपना सिर उठाया। मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए ठिठक गया। बाहर हमारी कार के आसपास कई संदिग्ध व्यक्ति आगे पीछे घूम रहे थे। कुछ लोग कार के अंदर देखने के लिए रेंग कर भी कार पर चढ़ गए। केवल अब मुझे समझ में आया कि टन जियानगो और लाओ टियन दोनों ने कार के दरवाजे बंद करने पर जोर क्यों दिया। क्योंकि यह कार बहुत चमकदार है। हाल ही में हुई कुछ कार डकैतियों की खबर याद करके मेरी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। डरो मत, यह सब वैसे ही है। अगर वे तुम्हें लूटना चाहते हैं तो क्या होगा? मैंने उससे पूछा। टन जियानगो को राहत महसूस हुई। उसने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया। तुम्हें अभी भी पूछने की जरूरत क्यों है? मैं तुम्हें दोनों हाथ दूंगा और तुम अकेले भाग निकले। मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं केवल हंस सका। उसने मुझसे कभी कोई अच्छा शब्द नहीं कहा। आधे घंटे बाद लाओ टियन की सफेद कार हमारी नजरों में आई। उसके साथ 3 लंबे यूक्रेनियन को देखकर मेरा दिल अपनी मूल स्थिति में लौट आया। टियूटन, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? ओल्ड टियन बहुत तनाव में दिखे। एक बार नेतृत्व बदल गया तो हमने जो पैसा निवेश किया था वह खो जाएगा। इस समय टन जियानगो पिछली सीट पर लेटने के लिए चले गए। उसकी आवाज अभी भी बहुत कमजोर थी, जिससे मेरा दिल टूट गया। ओल्ड टियन जाग गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे पुलिस और कर अधिकारी आज बाजार में दिखाई दिए। टन जियानगो तुरंत उठ बैठे। यह टूट गया है। मुझे नहीं पता कि क्या 3 एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अखंडता तूफान, इंटीग्रिटी स्टॉर्म, गबन विरोधी और रिश्वतखोरी के विषय पर टीवीबी हांगकांग द्वारा निर्मित एक टेलीविजन श्रृंखला है। यह उतना बुरा नहीं है ना? हमें सावधान रहना होगा। यह पहली बार नहीं है। कृपया उनसे कहें कि आज रात गोदाम का सारा सामान दूसरी जगह ले जाएं। मुझे पता है। ओल्ड टियन ने सिर हिलाया। मैं अकेला जा सकता हूँ, घर जा सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अगर इस बार उन्होंने सचमुच ऐसा किया तो निश्चित रूप से एक बड़ी छापेमारी होगी। कॉल करें। टोन जियानगो ने मूल निवासियों से रूसी में बात की, फिर मेरी ओर मुड़े। ट्रायू माई, कृपया उनके पीछे पीछे घर आए। सुरक्षित महसूस नहीं करते हुए उन्होंने दृढ़ रवैया व्यक्त किया। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मुझे, टन जियानगो ने कहा, मुझे अब और परेशान मत करो। ठीक है। जब उसने मुझे डांटा तो मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आंसू बहते रहे। जब से मैं तुमसे मिला, मेरे आंसू इतने अधिक थे कि वे टूटे हुए नल की तरह थे। मैं रोकना भी चाहूं तो रुक नहीं सकता था। ओल्ड टियन ने हवा तोड़ दी। घुटन थी।
उसने चाबी मेरे हाथ में दी। रोना बंद करो, वापस वहां जाओ जहां हम इंतजार कर रहे हैं। टीयू टन तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसने कहा कि अच्छे बनो, ओल्ड टिएन। टन जियानगो ने असंतोष से देखा। खाओवी आज घर पर नहीं है। अगर वह वहां आती है तो ठीक है। इतना कहने के बाद टोन जियानगो के बोलने का इंतजार किए बिना ओल्ड टिएन ने उसे खींच लिया। जाओ। जब मैं उनके आवास पर पहुंचा तो सबसे पहले मैं लिविंग रूम में बैठ गया और इंतजार करने लगा। घर पर फोन करने पर ड्यू ड्यू अभी भी हमेशा की तरह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैं ऊपर चला गया, अपने कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। सुबह 5 बजे तक वे वापस नहीं आए। टन जियानगो ठंडी हवा लेकर कमरे में दाखिल हुई। वह बिस्तर पर लेट गया और काफी देर तक नहीं हिला। मैंने उसके ऊपर कंबल खींच लिया, उसके चेहरे को छुआ और ठंड महसूस हुई और उसके हाथ बर्फ की तरह महसूस हुए। मैं थोड़ा डरा हुआ था और उसे जोर से हिलाया, अपनी जैकेट उतारो और सो जाओ। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए दलिया गर्म कर दूंगा। टन जियानगो ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ उतारने के लिए अपना हाथ उठाया, जैकेट उसे एक तरफ फेंक दिया और कंबल में घुस गया। उसने मुझे गले लगा लिया और ऐसे कहा जैसे नींद में हो, अच्छे रहो, हिलना मत, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें गले लगाने दो। 5 मिनट से भी कम समय में टन जियानगो की सांसें एक समान हो गईं, जिससे पता चला कि वह गहरी नींद में सो रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करके बहुत देर तक लेटा रहा लेकिन सो नहीं सका। तो मैं उसकी गोद से उतरकर बाहर चला गया। बूढ़ा टिएन खाने की मेज पर अकेला बैठा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। मैंने कल रात उसका इंतजार करते हुए पकाया हुआ बीफ दलिया का एक कटोरा निकाला। वह मुस्कुराया और कहा, ठीक है माई माई, क्या तुम्हें इतनी सक्षम होने की उम्मीद नहीं थी? उसने बहुत स्वाभाविक और आत्मीयता से बात की, जिससे यह असंभव हो गया मुझे अनुकूलित करने के लिए। मैं वह दृश्य कभी नहीं भूलता जब मैं उनसे पहली बार मिला था। उन्होंने ड्यू ड्यू के कंधे पर हाथ रखा था। लाओ टिएन एक निश्चित विश्वविद्यालय के रूसी विभाग में व्याख्याता थे, लेकिन उनके शब्द और हावभाव अलग लग रहे थे। शायद उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत संदेह है। जियानगो की बीमारी क्या है? मैंने श्री टिएन से पूछा। यह एक व्यावसायिक बीमारी है, जब मन तनावग्रस्त होता है या बुरे मूड में होता है। ऐसा नहीं है। अच्छा हुआ कि वह बीमार पड़ गया। हमारे पेशे में कोई भी स्वस्थ पेट वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? 3 बार का खाना समय पर नहीं मिलता। बूढ़ा टिएन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। मेरे पास नाश्ता करने का समय नहीं था। पूरे दिन बंदरगाह पर मैं केवल ठंडी हवा पी सकता था और केवल रात में 8 या 9 बजे ही घर लौटता था। दिन का भोजन और पानी हल हो गया था, यहाँ तक कि रात के खाने में भी। इसलिए मैं पूरे दिन चिंतित रहती थी। बीमार न होना अजीब बात है। यह सुनकर मुझे मन ही मन दुहक हुआ। टन जियानगो ने मुझे ये बातें कभी नहीं बताईं। आम तौर पर मैं उसे केवल ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जो पैसे को कूड़ेदान की तरह मानता है और इसे उदारतापूर्वक और स्वतंत्र रूप से खर्च करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे पैसे कमाने में इतनी कठिनाई होगी। जब भी मुझे उसके काम में दिलचस्पी होती है तो वह हमेशा मुझसे कहता है, मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो दूसरे लोगों के मामलों के बारे में चिंता क्यों करें? आप लोग कल रात कहाँ गए थे? ओल्ड टिएन ने मेरी ओर देखा। टीयू टन ने आपको नहीं बताया? वह बस सो गया। बूढ़े टिएन ने दलिया का कटोरा खत्म किया। उसका थका हुआ चेहरा थोड़ा एनिमेटेड लग रहा था। दरअसल हमने कुछ नहीं किया, बस सामान दूसरी जगह ले गए। क्या आप जानते हैं कि हमने सामान कहाँ छिपाया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते।
कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। हमने अग्निशमन विभाग के गैराज में सामान छिपा दिया, उन्हें कुछ अमेरिकी डॉलर दिए और उन्होंने स्वेच्छा से गैराज का दरवाजा खोल दिया। हमारे लिए ओल्ड टीएन इतना खुश था कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। 2 फायर अलार्म बहुत मूल्यवान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीयू टन कोई रिश्ता बनाएगा। मैं कुछ नहीं बोला, अपना ध्यान उसकी शेखी बघारने पर केंद्रित कर रहा था। मैं जानता हूँ कि लाओ टीएन के मन में मेरे लिए भावनाएं हैं, इसलिए वह मुझे खुश करना चाहता है। ऐसे पुरुष के लिए जो प्यार नहीं करता, एक महिला का निर्णय हमेशा सटीक होता है। लेकिन जब वह एक ऐसे पुरुष से मिलती है जो एक महिला के दिल को छू जाता है, तो उसका आईक्यू स्वचालित रूप से शून्य हो जाता है। एक बिंदु है जो मुझे समझ में नहीं आता है। सीमा शुल्क निकासी कंपनी सिर्फ माल के मालिक को सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद कर रही है। अगर माल पर जुर्माना लगाया जाता है या जुर्माना लगाया जाता है, यदि इसे जब्त कर लिया जाता है, तो मालिक को नुकसान उठाना होगा। इससे कंपनी का क्या लेना देना है? वे इतने तनावग्रस्त क्यों हैं? जब मैंने यह सवाल उठाया, तो ओल्ड टीएन ने हंसते हुए कहा, आपको लगता है कि यह बहुत आसान है। इस दुनिया में आसान जैसी कोई चीज नहीं है। 70 या 80 हजार अमेरिकी डॉलर के सामान का एक कंटेनर जब्ती ही जब्ती है। दुकान के मालिक शांति से खड़े नहीं रहेंगे। ओल्ड टीएन ने धैर्यपूर्वक मुझे समझाया कि क्योंकि यूक्रेन वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगाता है, सीमा शुल्क निकासी कंपनियां कर चोरी की तस्करी करने वाली कंपनियां बनने के लिए मजबूर हैं। यदि आप 7 किलोमीटर बाजार में चीनी सामानों की मात्रा की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं, तो आपको अधिकांश वस्तुओं की कर चोरी की तस्करी के सबूत मिल सकते हैं। माल मालिकों को करों से बचने में मदद करने के लिए सीमा शुल्क कंपनियां अक्सर मात्रा को कम करने, कीमतों को बदलने जैसे चरणों का उपयोग करती हैं और उत्पाद के नाम। इसलिए सीमा शुल्क निकासी के बाद माल मालिक को कोई आधिकारिक चालान या दस्तावेज नहीं मिलते हैं। पहले डिलीवरी का स्थान आमतौर पर बंदरगाह पर होता था, क्योंकि एक बार बंदरगाह छोड़ने के बाद सामान सीमा शुल्क के नियंत्रण में नहीं रह जाता है। लेकिन बंदरगाह से गोदाम तक परिवहन प्रक्रिया के दौरान शिपमेंट पर आर्थिक पुलिस और कर अधिकारियों की नज़र आसानी से पड़ जाती है। यदि वे इसे छूते हैं, तो वे पूरी खेप जब्त कर लेंगे। शिपर्स को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए उन्होंने शहर के भीतर डिलीवरी का अनुरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए अब सीमा शुल्क कंपनी माल परिवहन का भी प्रभारी है। व्यवसाय अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा है। ओल्ड टीएन ने आह भरते हुए कहा, अच्छे पुराने दिन फिर कभी वापस नहीं आएंगे। मैं चुपचाप सुनता रहा, हर खबर को समझने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मैं टन जियान गो के लापरवाह मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे का पता लगाना चाहता हूँ। अगर कुछ होता है तो क्या होगा? मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, इसे विनम्रता से कहें तो दोनों पक्ष बातचीत करते हैं और दोनों व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि कुछ भी हो, ठीक है? प्रत्येक पक्ष आधा नुकसान सहन कर सकता है। यदि नहीं तो विनम्र कैसे रहें? यह कहना कठिन है। हमें बंदूक की नोक पर रखा गया सिर में। उसने सौर जाल पर अपनी उंगली उठाई। मुझे ठंडा पसीना आ रहा था, मेरे पैर नरम थे। मैं धीरे से बैठ गया। आप लोग यह काम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पैसा कमाना आसान है। मुझे समझ नहीं आया। ओल्ड टीएन ने सिर हिलाया और हंसा, यह काम केवल मैं ही कर सकता हूँ सर। बेकार, मैंने यही कहा। जहां तक टीयू टन की बात है, यह एक लंबी कहानी है। बूढ़े टीएन ने अचानक अपना मुंह ढकने के लिए अपना हाथ उठाया, क्योंकि टोन जियान गो रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा, उसे क्या दिक्कत है? टन जियान गो ने भौहें चढ़ा दी। हाय, कृपया आगे बढ़ें और खाएं। मैं कुछ करने के लिए बाहर जा रहा हूँ।
बूढ़ा टीएन हंसा, खड़ा हुआ और चला गया। तुम अब क्यों नहीं सोते? मैंने उससे पूछा। तन जियानगो कुर्सी पर बैठ गया और अपना पेट सहलाया। मैं बहुत भूखा हूँ और सो नहीं सकता। मैंने दलिया गर्म किया, 2 अंडे तले, थोड़ा सोया सॉस और सिरका डाला और उसे दिया। तन जियानगो ने थोड़ी देर तक दलिया को आगे पीछे हिलाया। उसने 2 कौर लिए और फिर अपना मुंह खोला। मुझे कल रात के लिए खेद है। आप बहुत कठोर बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। अपना सिर झुकाया, उठ खड़ा हुआ और चला गया। सच में, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे खेद है। क्या आप मुझे एक दयालु मुस्कान दिखा सकते हैं? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैंने धीरे से कहा। फिर तुम अब भी नाक भौं सिकोड़ क्यों रहे हो? मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के कोने से 2 आंसू गिरे। मैंने उसकी ओर पीठ की और उन्हें साफ करने के लिए अपना हाथ उठाया। जियानगो करीब आया। उसने मुझे पीछे से गले लगाया। उसकी ठुड्डी ऊपर की ओर थी मेरे सिर से। ठीक है, मुझे पता है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। अब और मत रो। मैंने फिर भी अपना सिर झुकाया और कुछ नहीं बोला, यह याद करते हुए कि उसके घर की चाबी अभी भी मेरी जेब में थी। मैंने उसे निकाला और उसके हाथ में रख दिया। तन जियानगो ने मेरी आंखों के सामने अपना हाथ उठाया। तुम इसे रखो। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह बहुत खतरनाक है। आप घर की चाबी यूं ही किसी और को कैसे दे सकते हैं? यूक्रेन में चीनी व्यापारियों के बीच यह सिर्फ पैसे के लेन देन का रिश्ता है, इसलिए वे इसे भगवान से अधिक घर की सुरक्षा मानते हैं। ऐसा सोचते हुए मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मेरे दिल में हलचल महसूस हुई। तन जियानगो ने मुझे घुमाया और खुद की ओर इशारा किया। इस घर में कुछ भी नहीं है जब तक कि आप बुरे इरादों के साथ तीखापन न देखें। मैं हंसना चाहता था, लेकिन मुझे अब भी दिल में कड़वाहट महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ी और पलटा। क्या तुम फिर से रो रही हो? मैंने रोते हुए कहा। लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें नहीं चाहते कष्ट उठाना, फिर भी तुम उसे कई लोगों के सामने अपमानित करते हो। मुझे पता है, अच्छे लड़के, अब और मत रो। तन जियानगो ने मेरे गाल को सहलाया। फिर वह शिकायत करता रहा, तुम बहुत आंसू बम हो। उसकी पीठ पर बल प्रयोग करने से मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। नाश्ते के बाद तन जियानगो मुझे स्कूल ले गया। उसकी बीएमडब्ल्यू कार का दरवाज़ा खुला हुआ था। कल रात वह इतनी जल्दी में रहा होगा कि वह कार का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें किस तरह की याद है? वह जानता था कि उसने गलत किया है, इसलिए वह चुप रहा। जैसे ही हम पास आए, हम दोनों एक पल के लिए पत्थर बन गए। ड्राइवर की सीट उड़ गई। धत तेरी की। शपथ लेने के बाद तन जियानगो ने दस्तावेज बैग को जमीन पर फेंक दिया। मैं हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सचमुच, इस दुनिया में सचमुच रोमांचकारी चीजें हैं। ओल्ड टीएन सुबह सुबह निकल गया। उसे बहुत जरूरी काम निपटाने थे। तन जियानगो को एक कुर्सी लेनी पड़ी और उसे खाली जगह पर रखना पड़ा। मैं सह चालक की सीट पर बैठ गया और हर बार ब्रेक लगाने पर उसकी दर्दनाक अभिव्यक्ति को ध्यान से देख रहा था। कुर्सी ठीक नहीं थी, जिससे वह गति खो बैठा और कार की विंडशील्ड से टकरा गया। मैं आंखों में आंसू भरकर हंसा। क्या तुम अभी तक मर चुके हो? मैंने आग में घी डालने का काम किया। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें इतना घमंडी होना पसंद है? तुम्हें बस बीएमडब्ल्यू से खेलना पसंद है? क्या तुम गाड़ी चलाकर एक अच्छे इंसान बन सकते हो? एक बीएमडब्ल्यू? तन जियानगो बड़बड़ाया। अपने दांत पीसते हुए उसने मुझे उत्तर दिया, त्रियु माई, सावधान रहो। देखते हैं मैं आज रात तुम्हें कैसे संभालता हूँ। मुझे परवाह नहीं है। हर बार थकी हुई पीठ वाला व्यक्ति और कमजोर पैर उठ नहीं सकते।
यह मैं हूँ। टन जियानगो ने झुककर मेरे सिर पर मारने की कोशिश की। मैं हंसा और तुरंत कार से बाहर कूद गया और कक्षा के समय तक मुझे पर्याप्त नींद न लेने का दर्द महसूस हुआ। मेरा शरीर कांप रहा था। पूरी कक्षा में मेरी आंखें सुस्त थीं। 1 महीना बीत गया। नेतृत्व और पुनर्गठन में रीति रिवाजों में बदलाव के अलावा बाहर कोई हलचल नहीं थी। जिन चीजों को लेकर टोन जियानगो चिंतित थी, वे कभी नहीं हुई। टन जियानगो और उनके सहकर्मी हमेशा तनाव में रहते हैं, मानो किसी दुश्मन से मिल रहे हों। उसके बाद दुनिया शांतिपूर्ण रही। उन्होंने अपनी सामान्य स्थिति बहाल करना शुरू कर दिया और मेरे पास पहले की तुलना में अधिक समय था। वह मुझे दोस्तों की सभाओं और मनोरंजन के स्थानों पर ले जाने लगे। केवल इस बिंदु पर मुझे पता चला कि टन जियानगो एक उत्तम दर्जे का खिलाड़ी था। हर दिन वह केवल कुछ घंटे सोता था और शाम को वह रात के खाने के बाद 7 या 8 बजे बंदरगाह से शहर लौट आता था, देर रात को कैसीनो में खेलने के लिए। अगली सुबह वह ठीक 6 बजे उठा और एक अजीब देश में अलग अलग भाषाओं और रीति रिवाजों के कारण, चाहे वहां टेलीविजन हो या अखबार, वैसा ही जैसे कोई था या नहीं। व्यवसाय में चीनी व्यवसायी बहुत दबाव में हैं, इसलिए वे केवल दबाव से छुटकारा पाने के लिए मनोरंजन के रूप में जुआ खेलना या महिलाओं के साथ फ्लर्ट करना जानते हैं। ओडेसा के सबसे बड़े कैसीनो में आधे से अधिक कर्मचारी चीनी भाषा बोल सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वहाँ बहुत कुछ है। यहाँ चीनी ग्राहकों का अनुपात महिला डीलरों का भी है। वे एक समान सफेद शर्ट और बनियान पहनती हैं। वे हमेशा शांत लेकिन पेशेवर दिखती हैं। महिला कर्मचारी उतनी सुंदर नहीं थी जितना मैंने सोचा था, लेकिन असली आकर्षण कैसीनो के चारों ओर घूम रहे उत्तेजक कपड़े पहने महिला ग्राहकों के समूह में था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक हैं, स्वाभाविक रूप से पुरुषों के साथ बातचीत करते हुए कैसियों के लिए एक अनोखा दृश्य बनाते हैं। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि टन जियानगो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जुआ खेलना पसंद करता है। यदि आप हारते हैं तो हर बार वह केवल $500 ही खेलता है। आप वापस ले लेंगे। विशेष मामलों को छोड़कर उन्होंने कभी शराब की एक बूंद भी नहीं छुई। एकमात्र कमजोरी जिसका दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं, मुझे डर है कि कैसीनो में केवल महिला सौंदर्य का ही बहुत स्वागत है। स्थानीय लड़कियां आमतौर पर मेरे अस्तित्व की परवाह नहीं करती, उसके कंधों को पकड़कर सहलाती हैं। मार्क, मार्क। उन्होंने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। काश वे उसे जीवित न खा पाते। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुंदरता के अंतरंग संपर्क का आनंद ले रहे हों। उसने अपना बटुआ निकाला और उनमें से प्रत्येक को $10 का बिल दिया, जिससे लड़कियां खुश हो गईं, मानो सांता क्लॉज उन्हें उपहार देने आए हों। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। मैं उसे अपने दोस्तों के सामने खोना नहीं चाहता था। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे चेहरे पर अंधेरा छा गया और मैं उससे बात करने की जहमत न उठाते हुए अकेले आगे बढ़ गया। मेरे पीछे पीछा करते हुए कहा, मैं सिर्फ अभिनय कर रहा हूँ। मैं उनके साथ बिस्तर पर नहीं जा रहा हूँ। तुम क्यों हो ईर्ष्यालु? मैंने रोका और गंभीरता से उसकी आलोचना की। टन जियानगो, क्या आप जानते हैं कि दूसरों का सम्मान करने का क्या मतलब है? मुझे देखने दो। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। अगली बार मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। टन जियानगो ने मुझसे वादा किया। वह कार का दरवाजा खोलने गया और आह भरी। महिलाएं वास्तव में परेशान करने वाली होती हैं। यह कथन बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि मुझे टोन जियानगो के व्यक्तित्व के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। इसलिए मैंने अक्सर उनके जीवन के बारे में कई कहानियां सुनी। टन जियानगो का एक प्रसिद्ध उपनाम है कैप्टन। उनका पूरा नाम दाई थान आर्टिलरी टीम का कैप्टन है। अंततः मुझे दाई थान आर्टिलरी टीम कहानी का मूल पता चल गया। कहानी एक निश्चित गर्मी के दिन से शुरू होती है।
निष्क्रिय युवाओं का एक समूह मौज मस्ती करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन पोस्ट किया, जिसमें घोषणा की गई कि एक चीनी फिल्म दल एक स्थानीय महिला मुख्य अभिनेत्री की तलाश कर रहा है। परिणामस्वरूप कई लड़कियों ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया, सभी युवा और सुंदर। उन्होंने एक गंभीर साक्षात्कार आयोजित करने के लिए एक होटल का कमरा किराए पर लिया। जब वे उन लोगों से मिले जिन्हें वे पसंद करते थे, तो उन सभी ने दूसरे व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति और बाद में छेड़खानी के लिए संपर्क विधि लिखी। एक या दो उज्ज्वल दिमाग वाले प्रतियोगियों ने पूछा कि फिल्म का नाम क्या है। मुख्य अभिनेता टन जियान गो ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और नाम दाई थान कैनन टीम बताया। तो वाक्यांश दाई थान आर्टिलरी टीम का जन्म वहीं से हुआ था और बाद में भी इसका इस्तेमाल कामुक लोगों के लिए किया जाने लगा। यह मूल रूप से एक मजेदार कहानी थी, लेकिन मैं हंस नहीं सका। ऐसी कई रातें थी जब मैं उठा और शुरू से अंत तक सोचा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि मैंने उसे क्यों चुना। जब मैंने उसे नहीं देखा तो मैंने केवल उसकी कामुकता और शैली के बारे में सोचा। जब मैं तुमसे मिला तो मैं सब कुछ भूल गया। मेरा दिल हमेशा परेशान रहता था, एक उपयुक्त स्थिति नहीं मिल रही थी। यह अकारण पीड़ा है। इसके अलावा मुझे वर्तमान में एक और चिंता है। बाना ड्यू को लगता है कि आंद्रे और मैं डेटिंग कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी जब मैं बाहर रात बिताता हूँ तो वह बिना किसी संदेह के बस मुझे एक या दो शब्द छेड़ देती है। लेकिन अगर टन जियान गो और मैं अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर हाथों में हाथ डाले दिखाई देते हैं, तो देर सबेर हमारी मुलाकात ड्यू से होगी। तब मैं उसका सामना कैसे करूंगा? मैं ड्यू को सच बताना चाहता हूँ, लेकिन हर बार जब मैं उससे मिलता हूँ तो मैं अपना मुंह नहीं खोल पाता। प्यार का रास्ता अंधेरा है, मैं अंत नहीं देख पाता। घबराहट और भ्रम के बीच मैं केवल एक शुतुरमुर्ग बनकर रह सकता था। इस दौरान मेरे लिए सबसे बड़ा आराम पियानो था। नीना के मार्गदर्शन में मेरी पियानो बजाने की तकनीक में इतना सुधार हुआ कि शिक्षक मुझे भी अजीब लगा और मेरी दिल खोलकर तारीफ की। मेरा रूसी स्तर भी काफी बेहतर है। मैं देशी वक्ताओं के साथ सरल वाक्यों का आदान प्रदान कर सकता हूँ। हालांकि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन मैं मोटे तौर पर इसका मतलब समझ गया था। पहले की तरह गड़गड़ाहट सुनने वाली बत्तख होने की हद तक नहीं। इन सभी ने मुझे थोड़ा गौरवान्वित किया और मैंने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। एक दिन मैं स्कूल में था जब मुझे आंद्रे का फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी दो बहनों के साथ चीजें खरीदने के लिए 7 किलोमीटर बाजार जा सकता हूँ, क्योंकि मैं सौदेबाजी के लिए चीनी का उपयोग कर सकता हूँ। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार का कोई नाम है। 7 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि यह शहर के केंद्र से 7 किलोमीटर दूर है। बाजार का क्षेत्रफल कई हजार वर्ग मीटर है, जो कई पुराने कंटेनरों से बनी दुकानें या कंपनियां हैं। यहाँ सामान थोक और खुदरा बेचा जाता है, ठीक देश के थोक बाजारों की तरह। स्कूल के बाद मैं आंद्रे की दो छोटी बहनों को बाजार में घुमाने के लिए ले गया। हम तीनों कपड़े के अनुभाग में रुके। हमारी बेटी को रेशम की शर्ट और चीनी पंख वाली शर्ट सबसे ज्यादा पसंद थी। वे शर्ट पहनने के लिए एक दुकान पर गए, इसलिए वह बहुत उत्साहित थी। उसने अन्य ग्राहकों को नजरअंदाज कर दिया और हमारे बारे में सवाल पूछने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने आंद्रे की बहन को सौदा करने में मदद की और ऐसी कीमत की पेशकश की जो स्टोर मालिक की कीमत से केवल 2/3 थी। बॉस चिल्लाया, मिस, आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद नहीं करते बल्कि पश्चिमी लोगों की मदद करते हैं। मैं हंसा। ठीक है, यह शर्ट घरेलू स्तर पर केवल 30 युआन का है। यदि आप लाभ कमाते हैं तो इसे किसी और को बेच दें। उसने अपना माथा सहलाया और आह भरते हुए कहा, मिस,
क्या आप मेरे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? कृपया। मैं आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। मैं मुस्कुराया और महसूस किया कि ज्यादा मोलभाव करना सुविधाजनक नहीं है। इसलिए मैं उनका इंतजार करने के लिए दरवाजे से बाहर चला गया। इधर उधर देखते समय अचानक मेरी नजर एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी। वह दूसरी दुकान के दरवाजे के बाहर खड़ा था। अगर आप इस समय सीमा शुल्क पर नहीं जाते तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उसे आश्चर्यचकित करने के इरादे से उसकी ओर बढ़ा। इस समय लगभग 5 या 6 साल का एक काले बालों वाला लड़का दुकान से बाहर आया और उसके पैर से लिपट गया। मुझे लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह बच्चा था। वह पापा। ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और मैं हिल नहीं पा रही थी। वह बच्चे को दुकान में ले गया। एक दुबली पतली यूक्रेनी लड़की बाहर आई और उसकी कमर से लिपट गई। उसके चेहरे की विशेषताएं इतनी उत्तम हैं कि आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका छोटा सा चेहरा उदास लग रहा था। उसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मैं स्थिर खड़ा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। क्या यह भ्रम था या हकीकत, या सिर्फ एक बुरा सपना? लेकिन दूसरा आदमी स्पष्ट रूप से टोन जियान गो था। सूरज की रोशनी ने उसके सुंदर चेहरे को रोशन कर दिया। दूर से देखने पर वे दोनों किसी पेंटिंग से बाहर निकलते हुए पात्रों की तरह लग रहे थे। उसने अपना सिर झुकाया और महिला के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। मेरी आंखें आग की तरह गर्म थी। जब मैंने फिर से आंखें खोलीं, तो टन जियान गो और दूसरी महिला जा चुकी थी। मैं आंद्रे की 2 छोटी बहनों को छोड़कर लड़खड़ाता हुआ बाजार से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए मैं बस मुख्य सड़क पर चल पड़ा। एक क्षण बाद मेरा शरीर पसीने से भीग गया। एक कार गुजरी। ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की। मैं शहर वापस जा रहा हूँ। क्या आप आ रहे हैं? मैंने कार का दरवाजा खींचा और अंदर बैठ गया। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। आंसू बहते रहे। ड्राइवर ने प्यार से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मैंने चीनी भाषा में कहा, वाई ब्रिज पर XXX अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। यह वह पता है जहां मैं रहता हूँ। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे मेरी ओर देखा। उसने डिब्बे से एक टिश्यू निकाला और मुझे दे दिया। मैंने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया और अचानक हंस पड़ा। यह बहुत जंगली है। कथानक केवल टीवी नाटकों में मौजूद है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ड्राइवर ने मुझे किरिबाती रोड के पास इलाके में उतार दिया। उन्होंने मुझसे कहा, एक गिलास दूध गिर गया, इसलिए मत रो। अजनबी भी समझ गया कि क्या हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा। किरिबाती रोड के दोनों किनारों पर 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी शाखाएं और पत्तियां आकाश को ढक रही थी। दोनों तरफ यूरोपीय शैली की कई खूबसूरत बारें हैं। लेकिन अब सर्दी है और राहगीर कम हैं और लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। मैं सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठी थी। मेरा दिमाग खाली था। मेरी पसीने से भरी ब्रा मेरे शरीर से चिपकी हुई थी। ठंडी हवा मेरे सामने से गुजर रही थी। मैं कांप उठा। मेरी जेब में फोन बजता रहा, लेकिन मैंने उसे नहीं खोला। जब बैटरी खत्म हो गई तो सेल फोन आखिरकार बंद हो गया। स्ट्रीट लाइटें चालू हो गईं और मैं फिर भी बैठा रहा। एक पुलिसकर्मी ने आकर मुझसे पूछा, मिस, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मैंने कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका घर कहाँ है? मैंने अपना सिर झुकाया और खड़ा हो गया। मैं घर जाता हूँ, मैं बीजिंग में हूँ। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, शायद यह सोचकर कि मैं नशे में हूँ। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और चला गया।
मैंने लगभग अपने विवेक पर भरोसा करते हुए अपना बैग खोजा और चाबी नहीं मिली। मैं दीवार के सहारे झुक गया बैठ गया। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। ट्रियू माई, जल्दी उठो। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? आधी रात में वापस आकर ड्यू ने मुझसे हाथ मिलाया। मुझे जाने दो, पहले सो जाओ। ड्यू मुझे लगभग घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। उसने गर्म पानी का स्नानघर खोला और मुझे बाथटब में खींच लिया, भले ही मैंने अभी भी कपड़े पहने हुए थे। गर्म पानी ने मुझे धीरे धीरे जगाया। दोपहर के दृश्य को याद करते हुए मेरी छाती में इतना दर्द हुआ कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। ड्यू अपनी बाहों को पार करके बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आंसू गिरने से रोकने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। बाहर की महिलाएं मेरे स्तन चाहती हैं। मेरे पास स्तन है। अगर मेरे पास है तो बट चाहिए। मेरे पास बट है। मेरे पास क्या है? मैं ड्यू से तुलना भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना भ्रमित हूँ कि मुझे लगता है कि मैं रोमांटिक मोड ला सकता हूँ। ड्यू ने मेरी पीठ जोर से थपथपाई। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? चाहे कुछ भी हो, मत करो मुझे रोन दो। प्रिय, क्या तुम मरना चाहती हो? मेरे दिल पर ऐसा लगा जैसे हजारों चाकुओं से वार किया गया हो। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। हर कोई जानता है कि आप एक महिलावादी हैं। केवल मैं मूर्खतापूर्ण रूप से जानता था कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आग में पतंगे की तरह दौड़ा और दुनिया के लिए हंसी का पात्र बन गया। ट्रियू माई, कृपया जल्दी बोलो। ड्यू चिंतित लग रहा था। मैंने अंततः अपना मुंह खोला। ड्यू, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? मुझे अभी भी पूछना है, क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें प्यार हो गया हो? मैंने एक अजीब आवाज सुनी, मानो यह मेरा नहीं था। बधाई हो, आपने सही अनुमान लगाया। आज मैंने उसकी पत्नी और बच्चों को देखा। वह पुलिसकर्मी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह का व्यक्ति होगा। ड्यू इतना क्रोधित था कि वह अपनी आस्तीन चढ़ाने ही वाला था। बस रुको, कल मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह वह नहीं है। यह वह व्यक्ति है जिसे आप भी जानते हैं। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। मैं अभी भी ड्यू को नहीं भूला हूँ। ड्यू ने एक बार मुझे चेतावनी दी थी कि मैं टनजियानगो के साथ शामिल न हूँ। ड्यू बहुत संवेदनशील है। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपना मुंह पूरा खोला, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। टनजियानगो, यह सही है। मैं ड्यू के क्रोधित होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह उतनी क्रोधित नहीं थी जितना मैंने सोचा था। वह धीरे से टॉयलेट के ढक्कन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने सिगरेट का एक पैकेट निकाला और सिगरेट जलाई। कितनी शर्म की बात है। सफेद धुआं उठता देख वह मुस्कुराई और बोली। हम दोनों सिर झुकाकर उस कमीने के पास पहुंचे। मुझे नहीं पता कि हमने गलती से कौन सी दवा खा ली। एक उपनाम, जिसे कैप्टन कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? मेरी आवाज उतनी धीमी थी जितनी हो सकती थी। मैं उसके खिलाफ हो गया क्योंकि मैंने उसे एक स्थानीय लड़की के साथ खेलते हुए पकड़ लिया था। ड्यू मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान कठोर थी। वह जानता है कि जब मुझे धोखा देने की बात आती है तो मुझे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है, लेकिन वह अभी भी वह चाल चलता है। लेकिन मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका पहले से ही एक बच्चा है। यह देखते हुए कि वह मेरा है भाई, मैं लाभकारी हूँ। उस दुख के बारे में सोचते हुए जो मेरे पहले प्रेमी ने ड्यू को छोड़ दिया था, मेरा दिल अचानक डूब गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे सांत्वना दूं। ड्यू ने पलटकर मुझसे पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? रात का खाना खाओ, सो जाओ, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है। मैं उठ खड़ा हुआ और बाथटब से बाहर चला गया। पानी मेरे शरीर से बहता हुआ फर्श पर बेडरूम तक पहुंच गया।
मैंने अपने सारे गीले कपड़े उतार दिए। और क्या क्या मैं कर सकता हूँ? मेरे घर आकर मुझसे पूछे कि क्या समस्या है। सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, मैं ही हारा हूँ। इसके अलावा आपका पहले से ही एक बच्चा है, बच्चे का क्या अपराध है? मैंने दरवाजा बंद कर लिया और कंबल ओढ़ लिया। जब मुझे नींद आने लगी तो लगभग सुबह होने वाली थी। मैंने सपना देखा कि मैं मुस्कुराया और ड्यू ड्यू से कहा, पता चला कि आज दोपहर मैंने जो दृश्य देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था। पता चला कि मैंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी। जब मैं उठा तो मैंने अपनी आंखें खोलीं और एक पल के लिए छत की ओर देखा। एक लंबे समय मैंने अपनी सबसे कीमती चीजें दे दी, लेकिन अंत में मुझे हंसी मिली। मैंने करवट बदल ली और अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया। इसी समय घड़ी बजी। मैं थोड़ी देर तक अपने विचारों से जूझता रहा और फिर उठने, अपने दांत ब्रश करने और अपना चेहरा धोने का फैसला किया। दर्पण में देखने पर मैंने देखा कि मेरी आंखें सूजी हुई थी। कृपया एक दिन की छुट्टी लें। ठीक है, मैंने अपना सिर हिलाया, बैटरी चार्ज करने के लिए अपना फोन निकाला। जैसे ही मैंने फोन चालू किया, कई टेक्स्ट संदेश आए। माई, तुम अचानक गायब क्यों हो? माई, क्या तुम ठीक हो? माई, तुम कहाँ हो? माई, कृपया मुझे कॉल करें। माई, कृपया मुझे कॉल करें। माई, माई, माई। मैंने आंद्रे का नंबर डायल किया। आंद्रे, मैं ठीक हूँ। कल मुझे थोड़ी कठिनाई हुई, मुझे क्षमा करें। कृपया मेरे लिए अपनी बहन से माफी मांगे। आखिरकार आपने फोन किया। आपने मुझे मौत की चिंता में डाल दिया। आंद्रे ने राहत की सांस ली। क्या आप बीमार हैं? क्या मैं अब आपसे मिलने जा सकता हूँ? धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं। मैं अभी भी ठीक हूँ। मुझे अभी स्कूल जाना है। मैंने उसे मना कर दिया। मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। हाँ, आंद्रे एक पल के लिए झिझके। उन्होंने कहा, मैं बहुत व्यस्त रहूंगा अगले कुछ दिनों में। शायद वह मुझे नहीं ढूंढ पाई। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि आंद्रे किस काम में व्यस्त था। बाद में स्कूल समाप्त हुआ। मैं हैमबर्गर खरीदने के लिए रेस्तरां में गया। मैंने अखबार में सैंडविच के साथ एक शीर्षक देखा, सीमा शुल्क, कर और पुलिस सेना में शामिल हो गए, माल की तस्करी के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। विशेष रूप से लेख में कहा गया है कि 3 सबसे गंभीर संदिग्ध चीनी व्यवसायी थे, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिए बुलाया था। और जब मैंने समाचार पढ़ा तो मैं दंग रह गया। हैमबर्गर पूरे अखबार पर फैल गया। मैंने अखबार को गोल करके कूड़े में फेंक दिया। इस व्यक्ति का अब मुझसे कोई संबंध नहीं है। किताब में कहा गया है कि मानवता में आत्मसम्मोहित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह खुद को बचाने का एक तरीका है। 1000 बार दोहराया गया झूठ सच बन जाएगा और हर कोई उस पर विश्वास कर लेगा। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले में दर्द हुआ और मेरे आंतरिक अंगों को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी अदृश्य हाथ से दबाया जा रहा हो। उसने भी यह खबर सुनी, केवल एक वाक्य पर टिप्पणी की, बुराई का बुराई से मिलन होता है। 3 दिन बाद कई मीडिया एजेंसियों ने एक साथ इस खबर को रिपोर्ट किया। अंत में केवल एक संदिग्ध पर पुलिस द्वारा आधिकारिक तौर पर मुकदमा चलाया गया। 2 अन्य को रिहा कर दिया गया। उनमें से एक टोन जियान गो था। क्योंकि ओडेसा पुलिस को यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि वह तस्करी कर रहा था। मुझे लगता है कि पुलिस वास्तव में मूर्ख है। वास्तव में प्रतिबंधित पदार्थ ओडेसा शहर के अग्निशमन विभाग के गोदाम में छिपा हुआ था। हालांकि टेबल लैंप खुद को कैसे रोशन कर सकता है? ड्यू ड्यू बहुत निराश लग रही थी। उसने अखबार को आधा फाड़ दिया और मेज पर पटक दिया। सांड बकवास। मैंने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर ड्यू ड्यू की ओर देखा।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह टन जियान गो से इतनी नफरत करेगी, उससे नफरत करने की ताकत नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक टन जियान गो मुझे ढूंढता रहा। जब भी मैंने उसका परिचित फोन नंबर देखा, मैंने शटडाउन बटन दबा दिया। लेकिन उसने हठपूर्वक बार बार फोन किया। अंत में मैंने सारा धैर्य खो दिया और मुझे अपना फोन बंद करना पड़ा। पियानो का अभ्यास करने के लिए नीना के घर जाने में असमर्थ होने के कारण मेरे पास स्वाभाविक रूप से अधिक खाली समय था। मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। सभी बेडशीट, डुवेट कवर, तकिए और लाउंज कवर को बाहर निकाला और उन्हें वॉशिंग मशीन में फेंक दिया। मुझे लगा कि घर की चाबी खो गई है, जो अचानक वॉशिंग मशीन में दिखाई दी। मैंने अपना बैग बाहर रोशनी में निकाला और कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। तभी पता चला कि बैकपैक के अंदर एक छेद था और चाबियां उस छेद में चली गईं। चाबी के गुच्छे में एक अलग चाबी थी, जो टन जियान गो के घर की चाबी थी। मैंने इसे लंबे समय तक अपने पास रखा, फिर फैसला किया कि अगर मेरे सहित उसके घर को भी कुछ हो जाए तो उसे वापस दे दूं। अपना मुंह खुला होने के कारण वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा था। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह ओल्ड टिएन था। उसके सिर और चेहरे पर सफेद पट्टियां बंधी हुई थी, जो एक मम्मी की तरह लग रही थी। उसका हाथ उसकी छाती के सामने लटक रहा था। मैं उसकी शक्ल देखकर इतना डर गया कि मैं एक कदम पीछे हट गया। यह एक कार दुर्घटना थी। मुझे टूटा हुआ शीशा लगा था। ओल्ड टिएन ने मुस्कुराते हुए कहा, माई माई, हाल ही में तुम्हें क्या हो गया है? फोन का जवाब नहीं दिया गया और तुम कहीं नहीं मिली। मैंने उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन बस उसके पीछे देखा। मैं टन जियान गो की तलाश कर रहा हूँ। क्या वह घर पर है? ओल्ड टिएन बेहद आश्चर्यचकित दिखे। क्या आप नहीं जानते? टीयू टन वेधशाला में लेटा हुआ है। मेरा दिमाग फट गया। अस्पताल? क्यों? कार वह चला रहा था। मैं इस स्थिति में पहुंच गया, वह इसे टाल नहीं सकता था। मैं तुरंत मुड़ा और भागा। ओल्ड टिएन ने मेरा पीछा किया और चिल्लाया, अरे, क्या आप जानते हैं कि वह किस अस्पताल में है? यह बटाबो अस्पताल है, वहां मत जाओ। मैं इतनी तेज दौड़ा कि मुझे बहुत पसीना आ रहा था और मेरे फेफड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वे फटने वाले हैं। सीढ़ियों के नीचे एक नर्स को पकड़कर मैंने तुरंत पूछा, टन जियान गो, चीनी, वह किस कमरे के नंबर पर है? उसने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। चौथी मंजिल, कमरा 407। दरवाजे पर मेरी हथेली के आकार का कांच का एक टुकड़ा था, इसलिए मैंने अंदर झांक कर देखा। कमरे का दृश्य ऐसा था मानो सैकड़ों सुइयां एक ही समय में मेरी आंखों में चुभ रही हों और बच्चा बिस्तर पर बैठकर स्ट्रॉबेरी खा रहा हो। बच्चे के हाथ स्ट्रॉबेरी के रस से ढके हुए थे। उसने इसे अपने चेहरे पर लगाया, फिर स्पष्ट रूप से हंसा और उसे बुलाया, पापा। बच्चे की माँ बिस्तर के पास बैठ गई। उसने लड़के को चिढ़ाया, इवान, मुझे एक फल दो। मुझे एक फल दो। बच्चे ने अपनी माँ के शब्दों को दोहराया। उसे जांचने के लिए एक स्ट्रॉबेरी उठाई, फिर उसे अपने मुंह में भर लिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे अस्थिरता महसूस हो रही थी, इसलिए मैं दीवार के सहारे झुक गया और धीरे से बैठ गया। बड़ी मुश्किल से मैं संभला। मैंने उसके घर की चाबी निकाली और दरवाजे के नीचे रख दी। दरवाजा अचानक खुल गया। मैंने अपना सिर उठाया और तुरंत देखा कि महिला की आंखें आश्चर्य से खुली हुई थी। मैं तुरंत खड़ा हो गया। महिला एक कदम पीछे हट गई और अपना सिर घुमाया और कहा, टन। जब टन जियान गो ने मुझे देखा, तब भी वह शांत बैठा रहा और हिला नहीं। बस ठंडे स्वर में कहा, अंततः आप यहाँ हैं। मैं उसके पास गया और चाबी उसके हाथ में दे दी। टन जियान गो नीचे झुककर चाबी देखने लगा। वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, तुम्हारा मतलब क्या है?
क्या तुम मुझसे नफरत करते हो या ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले जो हुआ उसने तुम्हें डरा दिया, भयभीत कर दिया? मेरा, जिसमें आप शामिल हैं। मैं चुपचाप मुड़ा और चला गया। सच्चाई मेरे सामने थी। मेरे पास वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं था। तन जियानगो बिस्तर से उठी और मेरा हाथ पकड़ लिया। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। कोई भी। मैंने संघर्ष किया और उसे जोर से धक्का दिया। तन जियानगो ने अपनी गति खो दी और पीछे हट गया। उसका बट जमीन पर गिर गया। उसकी पीठ बिस्तर से टकरा गई। बिस्तर के किनारे पर रखी फल की प्लेट जमीन पर गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। बच्चा इतना डर गया कि वह चिल्लाने लगा। महिला ने टोन जियानगो की मदद करने का इरादा किया था, लेकिन उसे बच्चे को सांत्वना देने के लिए मुड़ना पड़ा। नर्स अंदर आई और डांटा। दृश्य बेहद अराजक था। मैंने बचने का मौका लिया और नीचे भाग गया। मुझे किसी से नफरत नहीं थी। मैं केवल खुद से नफरत करता था। मैं परिणाम जानता था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को पीड़ा पहुंचाई। मैंने सिर्फ तुमसे मिलने का बहाना बनाया था। अपने परिवार को एक साथ खुशी से देखने की उम्मीद करते हुए आंसू बह निकले। मेरी छाती पर ऐसा लगा मानो किसी तेज चाकू से वार कर दिया गया हो, जिससे मैं सांस लेने में असमर्थ हो गया।